Hey guys, welcome to PM पाठशाला. Guys, next session of Polity Vision IS 2023 जनवरी वाला पार्ट. सेकेंड पार्ट में गाइस पॉलिटी के है फेडरलिज्म यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली के बारे में बात करेंगे. देखो ये ना न्यूज़ में क्यों आया टॉपिक. अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स, ठीक है, एंड द लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो. अब ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली के यूनिक स्टेटस के वजह से ना कुछ रीसेंट ना कुछ टसल्स नज़र आई हैं, यानी कि यूटी सेंटर यानी कि ठीक है उनके बीच में ना ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस जो हो रहे हैं जो रूटीन टास्क को यूटीज़ के अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ये न्यूज़ है. ठीक है, अब ना देखो इसमें पहले ना थोड़ा समझ लो ये क्या क्या हुआ इसमें. देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस चल रहा है जिसमें ना क्या हो रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर लड़ाई कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर. पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो कि बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन दिल्ली. ठीक है, पोस्ट पे लड़ाई हो रही है, ट्रांसफर्स पे लड़ रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये कहती है कि भाई हम सिविल सर्वेंट को, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को सर्व कर रहे हैं तो हम कहीं पे भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बोलती है उस पर कि भाई यूनियन टेरिटरी इज़ नथिंग बट क्या है, एक यूनियन का एक एक्सटेंशन ही है. ठीक है, अब ना लेकिन आप दिल्ली का स्टेटस देखो इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जैसे कि जीएनसीटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो आया था उस 2018-2019 का. 2018 में बोला गया था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ना उसको एड एंड एडवाइस पे चलना होगा किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. कोई भी मैटर्स दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ एलजी, उन मैटर्स में एलजी को क्या करना है, वो बाउंड है किसके साथ, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन जैसे कि कुछ 3 सब्जेक्ट्स में बोला गया कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जो लैंड है वो एलजी कंकरेंस के एरिया में आता है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अनदर इश्यूज़. इसके अलावा एलजी का कहीं पर भी आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं. लेकिन हाँ एक बात ये होती है कि कम्युनिकेट करना होता है डिसीजंस को जो भी सीओएम ले रहा है. लेकिन हाँ डिसीजंस के और इसके अलावा जो भी डिसीजंस होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं. कौन कौन से एरियाज़ को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ के. बाकी डिसीजंस में खाली आपको कम्युनिकेट करना होता है. ठीक है, अब देखो जी 2019 में जब ये केस हुआ तो 2 जज बेंच की बैठी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने डिलीवर किया एक स्प्लिट वर्डिक्ट. ठीक है, किसके क्वेश्चन पर कि पावर्स ऑफ जीएनसीटी यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड द सेंटर सर्विसेज के ऊपर और रेफर किया इस मैटर को 3 जज बेंच को. ऐसा सा कुछ हुआ. अब ना प्रेजेंट स्टेटस जो दिल्ली एज अ यूटी है उसको ध्यान से समझना. 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1991 में. 1991 के अंदर उन्होंने ना नेशनल कैपिटल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया कि वो अपना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर आ सकते हैं. फिर ना 2 आर्टिकल्स को भी इंसर्ट किया गया था 239A और 239AB. आफ्टर 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया, इंसर्ट करा गया. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर होती है कि टू इनोमरेट एनीथिंग जो भी स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है इन सो एज फार एनी सच मैटर वो यूनियन टेरिटरीज को भी एप्लीकेबल होता है. कुछ मैटर्स हैं एक्सेप्ट जैसे कि 1 to 18 जो एंट्रीज हैं स्टेट लिस्ट की या 64, 65, 66 जो एंट्री है उसको आप इन दैट लिस्ट इन सो फार एज दे रिलेट टू द सेड एंट्रीज है ना, उन एंट्रीज को छोड़ के बाकी जो भी आप स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में काम आ रहा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है. बस इसमें क्या दिक्कत आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किनके बीच में होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स एनी मैटर. लेफ्टिनेंट गवर्नर मान लो ऐसा होता है कि एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है तो उस मैटर को प्रेसिडेंट के पास लेकर जाया जाता है फॉर डिसीजंस और फिर अकॉर्डिंगली जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन देंगे उस पर चलना होता है. ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड यानी कि पीपीएल जो है वो किसके अंडर आ रहा है, इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली फॉल विद इन द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. हम सभी जानते हैं तभी यूटी है वो. तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि जो जीएनसीटीडी का जो एक्ट 2021 में आया उन्होंने बताया कि टर्म गवर्नमेंट यहाँ पर क्या मतलब है कि एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द एलजी. ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया उसको, और उसमें नॉमिनेटिव मेंबर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. लेफ्टिनेंट गवर्नर ओपिनियन शेल बी ऑब्टेन बिफोर द गवर्नमेंट. ठीक है, टेक एनी कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए एंड बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज वो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. ठीक है, बाउंड होगा आपको, मैंने आपको बता ही दिया पहले ही पढ़कर. एलजी विल नॉट असेंड टू एंड पास ऑन टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन एनी बिल जो कि इंसिडेंटली कवर करता है वो मैटर जो कि उसके पावर के परव्यू में नहीं. मतलब जो भी अगर मान लो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जुरिस्डिक्शन में जो पावर नहीं आती है उन मैटर्स पे वो कह दे भाई मुझे असेंट नहीं देना, मैं साइन नहीं कर रहा, मैं प्रेसिडेंट के पास जा रहा हूँ, इसको कंसिडर करूँगा, तो ऐसा असेंट
में यहाँ पर वो क्या कह रहा है, LG विल नॉट असेंड टू एंड पास ऑन टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन एनी बिल विच इंसिडेंटली कवर एनी ऑफ द मैटर जो कि उसकी परव्यू के बाहर हो। ठीक है, अब ना इवोल्यूशन समझो, दिल्ली गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्व कैसे हुआ है। देखो 1950 में दिल्ली को एक स्टेट बनाया गया था, पार्ट सी। ठीक है, फिर उसके बाद ना 1951 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट हुई, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स आया, फिर यूटी बनी 1956 में दिल्ली, फिर 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के तहत लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दिल्ली में आई, फिर 1991 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें GNCTD एक्ट आया जिसको मैंने आपको बताया अभी, फिर एक और एक्ट मॉडिफाई होकर आया। अब लेकिन इतना इवॉल्व होने के बाद भी इतना इशू क्या क्या आ रहा है। देखो सबसे पहली दिक्कत पता है क्या आती है इस करंट सेटअप से, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यू आर रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड यू आर हैविंग एन इंटरव्यू फॉर द UPSC, तो फिर तो तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि क्राइसिस बहुत ज़्यादा चलता रहता है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है, अगेंस्ट द प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर। सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी ना आप रूल्स कंडक्ट वगैरह सब प्रोसीडिंग्स वगैरह करोगे तो इज दस अ पार्ट ऑफ द प्रिविलेज ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव एंजॉयज। यहाँ पर तो नहीं होता है ना, उतनी पावर आप देखते होगे जो दिल्ली के CM हैं या वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उतनी नहीं होती है इस करंट सेटअप, क्योंकि हर बारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा, इसमें और दिक्कत ये है कि ना LG के एक्शन की यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक्शंस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। नो रूल शैल बी मेड बाय द असेंबली टू कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया है उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती है। तो और जो कि सोचो आप कितनी बड़ी बात है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एसेंस है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, आई नहीं रही। तीसरी दिक्कत ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप एकदम ही अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हो। तो द LG हु विल बी द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, कोई भी लॉ वो पास कर सकता है, कैरी आउट डायरेक्शन ऑफ द हाउस एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली, है ना। तो आपने तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है उसकी पावर को आपने छीन लिया, और आप क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हो, LG हो आप, और आपने क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट, तो आपका से ज़्यादा बढ़ रखा है, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट का से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल होती है। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की बात आती है, तो कह रहे हैं एज स्टेटेड इन जो GNCTD का जो एक्ट है इसमें जो गवर्नमेंट का डेफिनेशन दी हुई है, एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द LG। यहाँ पर वो ना लेजिस्लेटिव असेंबली को ना इज इक्वल टू LG मान रहे हैं, तो वो भी गलत है। अच्छा, जो इसके बाद ना आर्टिकल 239AB है उसमें प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में लगाया जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरी अगर कैरी नहीं की जा रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239AA, तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपना रूल इम्पोज कर देता है ऑन रिपोर्ट फ्रॉम द LG। If the LG is the government, then will he or she make the report against themselves? सोचो आप, अगर LG ही गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो क्या वो अपने अगेंस्ट कभी रिपोर्ट करेगा? तो सोचो प्रेसिडेंट रूल का भी क्या ही मतलब रहा, वो तो गवर्नमेंट को ही गलत बता देगा ना जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। फिर अब सोचो क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रॉस्पर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एक्ट नॉट ओनली नेगेट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बल्कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी खराब करता है एज पर द केस 2018 में जो केस आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके बाद कंट्रोल ओवर सर्विसेज डिपार्टमेंट, गवर्नेंस एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशूज है क्योंकि दिल्ली इज़ नॉट अ फुल स्टेट एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट कम्स अंडर LG। लो जी, तो अब आप सोचो, मतलब आप सर्विसेज में, आप डिपार्टमेंट में अपना आप चला ही नहीं सकते हो, कभी भी किसी को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हु इज़ इन फेवरिंग फॉर वर्किंग फॉर यू, बट आप उसको नहीं काम करवा सकते। तो दिस इज़ द इशू विद द क्राइसिस। अच्छा, कई बार ना बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम LG की पार्ट दिल्ली और पुडुचेरी में क्यों डिफरेंस है? तो देखो जी, डिफरेंस बिल्कुल है। LG का जो दिल्ली का है उस ग्रेटर पावर देता है LG ऑफ पुडुचेरी, क्योंकि जो LG ऑफ दिल्ली है उसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं जो उसको पूरा तरह अलाउ करते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड के मैटर्स में एक्सरसाइज करे अपनी पावर को इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर्स, और इफ इट इज सो प्रोवाइडेड तो उसमें ऑर्डर इशू बाय द प्रेसिडेंट भी हो जाता है अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो LG ऑफ दिल्ली को GNCTD का एक्ट भी मिला हुआ है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी वो कर सकते हैं। तो इस वजह से ना पुडुचेरी में इतना अभी रोल, प्रोमिनेंट रोल नहीं है, दिल्ली के अंदर ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे एक्ट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ज़्यादा मिले हैं। अच्छा, करें क्या, है ना। तो प्रॉब्लम ही क्योंकि सोल्यूशन है, तो सबसे पहला काम है कोलैबोरेटिव अप्रोच बनानी पड़ेगी, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। देखो एपेक्स कोर्ट हैड राइटली कंक्लूडेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राइटली कंक्लूड करा कि अगर NCT जैसे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एक्ट जो था दिल्ली एक्ट 1991 का, वो कुछ ऐसा स्कीम सेटअप तैयार हो जो ज़्यादातर क्या किस पर एम्फेसाइज करे, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर पर। और देखो दोनों को ही काम किस लिए करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को बचाने के लिए करना पड़ेगा। फिर फाइन मिक्स्ड बैलेंस करने जरूरी है कि स्पेशल स्टेटस दिल्ली का मिला हुआ है, फंडामेंटल कंसर्न्स है, दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल ऑल्सो, तो फाइन मिक्स्ड बैलेंस तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम दोनों को गलत नहीं कह सकते,
ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग पॉलिटिसाइजेशन, मतलब हम ना पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें, पावर स्ट्रगल करने की कोशिश ना करें। इससे आप अल्टीमेटली कुछ नहीं कर रहे, बट आप आइडियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस पर अटैक कर रहे हो। मतलब आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम नहीं करने दोगे। अब जैसे देखो ना, इस वक्त क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई और पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल पर कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो आप पॉलिटिसाइज मत करो, मिलजुल के काम करो, ठीक है ना। तो ये करने की ज़रूरत है। तीसरी चौथी चीज़ क्या कह रहा है, क्लियर इंटरप्रिटेशंस होनी चाहिए। जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है ना, लूप होल्स मत उसमें हो, वो ना ज़्यादातर ना उसका जो मेन उसका जो इंटरप्रिटेशंस हो ना वो ये हो कि वो ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे काम करता हुआ होना चाहिए। अगर इस पे काम करेगा, अपने आप सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक. For the next topic, we'll meet in the next session. Okay, guys, hope you're enjoying the videos. Keep liking and subscribing to our channel. And okay, thank you.